पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सभी मित्रों को राजकुमारी स्वरा झूठ बोलकर अपने जाल में फंसा लेती है और उन सभी से अपना गलत मकसद पूरा करवा लेती है। आखिर में सबकी जान खतरे में आ जाती है, लेकिन एक आदमी सही मौके पर आकर उन सभी को बचा लेता है और वो सेनापति मल्ल जैसा दिख रहा था। पर कौन था वो, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। सेनापति मल तो इसी महल में कैद है, तो आप कौन हैं? कौन है तू बहरूपिये? जल्दी बोल। रविंद्र हूं मैं। हैरान रह गई ना स्वरा? मल मेरा जुड़वा भाई है। वो राजा चक्रवीर का वफादार है और उसे पता था कि तुम ये सब करोगी, इसलिए हमने पहले ही ये सारी योजनाएं बना ली थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जो होना था हो चुका। मेरे आदमियों ने इस जगह को चारों ओर से घेर लिया है और वैसे भी अब तुम हार चुकी हो, इसलिए अपनी हार स्वीकार कर लो। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। तुम सब क्या सोचते हो कि मैं कोई साधारण इंसान हूँ? नहीं, साधारण इंसान तो अच्छे होते हैं और तुम दुष्ट हो। हाँ, मैं हूँ दुष्ट और मेरे बहुत सारे खतरनाक साथी भी हैं। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, देखना। चुप हो जा कलंकिनी। जो अपने पिता की नहीं हुई उसको एक ही सजा मिलनी चाहिए, मौत। और फिर से रविंदर और स्वरा में तलवारबाजी होती है और रविंदर पर एक जादुई मिट्टी फूंककर उसे वो वही मार गिराता है। यहां से चलो, मुझे मेरे भाई मल को छुड़वाना होगा। मैं जानता हूं वो कहां है, चलो सब। तभी सेनापति मल के पास पहुंचते हैं और उसको छुड़वा लिया जाता है। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें भाई। हम सभी को सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि राजकुमारी स्वरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काली शक्ति का प्रयोग किया था और हो सकता है उसके कोई साथी यहाँ पर अवश्य आए हमसे बदला लेने के लिए। तो चलो करण, यहाँ से जल्दी चलते हैं, ना जाने अब कौन हमला कर दे। हाँ चलो। हाँ टॉबी, हम निकल रहे हैं, परंतु सेनापति मल आप कहाँ जाएंगे? मुझे भी यहाँ से जाना होगा अपने भाई के साथ। क्या आप हमें जादूगर के बारे में बता सकते हैं? कौन सा जादूगर? तो कर्ण उसे सारी बात बताता है कि कैसे एक जादूगर ने राजकुमारी चंदा को चिड़िया बनाया था। नहीं, मैं किसी ऐसे जादूगर को नहीं जानता, लेकिन एक मनुष्य है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा, फिर उसके बाद अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेनापति मल। वही मल जाने से पहले राम नाम के एक सैनिक को बुलाता है। देखो राम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम इस राज्य को संभाल सकते हो और अच्छे लोगों का चुनाव करके इस राज्य का कल्याण कर सकते हो। हाँ सेनापति मल, तो मुझे इस राज्य से जाना होगा, अन्यथा तुम सभी की जान खतरे में आ जाएगी। परंतु सेनापति जी, आपके बिना हम? अब यहाँ की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अभी समय बहुत कम है और हमें अब जाना ही होगा। ठीक है सेनापति, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। और करण के सभी मित्रों के साथ मल वहां से चला जाता है। सभी महल से बाहर घोड़ों के अस्तबल की तरफ जाते हैं। चलिए, आप सभी मित्र घोड़ों के ऊपर बैठ जाइए। टॉबी, शुगर और राजकुमारी जी, आप कर्ण के साथ रहिए। बुलबुल मेरे साथ आ जाएगी। और हम किसके साथ बैठे? तुम दोनों एक साथ एक घोड़े पर। नहीं। हाँ, जल्दी बैठो। तो सभी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। भैया, मैं आपके साहस की दाद देता हूं। मुझे आज आप पर बहुत गर्व हो रहा है। नहीं भाई, गर्व तो मुझे हो रहा है। अगर आज तुम सही समय पर ना आते तो ना जाने क्या ही हो जाता। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। तभी आसमान में काले काले साए घूमते हुए दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर शुगर बहुत डर जाती है। अरे, ये आसमान में काले काले साए क्यों दिख रहे हैं? हाँ, अब ये क्या हो रहा है? सभी लोग होशियार रहो, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, जल्दी सभी लोग अपने घोड़े की गति बढ़ाओ। हे भगवान, रक्षा करना। डरो नहीं, हिम्मत रखो। हाँ, चलते रहो, ध्यान से। ये काली परछाइयां कितनी डरावनी लग रही हैं। उन पर ध्यान मत दो, बस भगवान का नाम लो। अरे बचकर, आगे खाई है, ध्यान से। खाई के किनारे आकर सभी लोग अचानक से अपने अपने घोड़ों को रोक लेते हैं। यदि हम सभी एक कदम भी आगे बढ़ते तो अभी मौत की खाई में गिर जाते। हाँ, अब क्या करें? सभी लोग घोड़े से उतर जाओ, यहां से हमें पैदल चलना होगा।
लेकिन मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि कुछ समय पहले यहां पर तो ये खाई नहीं थी। हमें अपनी जादुई मिट्टी का इस्तेमाल करना होगा। और रविंदर कुछ मंत्र पढ़कर हवा में उस जादुई मिट्टी को उड़ाने लगता है, लेकिन कर नहीं पाता। और अचानक वहां से धरती हिलने लग जाती है। चारों तरफ काले साए दिखाई देने लगते हैं और बादलों में तेज गर्जना होने लगती है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा करण। और तभी सामने एक बहुत बड़ा काला छेद बन जाता है। तेज हवा चलती है, आसपास के सारे पेड़ पौधे और आसपास की वस्तुएं उस छेद के अंदर जाने लग जाती हैं। ये छेद तो सबको अपने अंदर खींच रहा है। अब क्या करें? बड़े बड़े पेड़ों से लिपट जाओ, उनकी जड़ें मजबूत होंगी। सभी लोग बड़े बड़े पेड़ों से लिपट जाते हैं ताकि वो उस छेद के अंदर न जाने पाए। सभी उस काले छेद की तरफ बहुत जोर से खींचे जा रहे थे। करण, कस के पकड़ो पेड़ को, इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? तभी इस बीच टॉबी उस काले छेद की तरफ उड़कर जाने लगता है, जिसे देखकर सभी दोस्तों की सांसें थम जाती हैं। हे भगवान, कुछ करो। बचाओ! करमजीत, पकड़ो टॉबी को। और तभी करमजीत टॉबी का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि करमजीत टॉबी के पीछे खड़ा था। शुक्र है टॉबी बच गया। ध्यान से, हवा और भी तेज हो रही है। सामने देखो, वो क्या है? एक तरफ छेद, दूसरी तरफ वो क्या उमड़ रहा है? वो तो बड़े राक्षस जैसा लग रहा है। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम राजकुमारी को हरा दोगे और उसके बाद बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? तुम सभी को मैं अपने हाथों से दबाकर ही मार डालूंगा। ऐसा मत करो, वो एक बुरी राजकुमारी थी, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसने काले जादू के सहारे हमारे राक्षस लोक को अपनाया और हमारे देवता से आत्मा का सौदा किया है। क्या? देखो, हम सबको मारकर तुम्हें भला क्या मिलेगा? ये तो बच्चे हैं, कृपया इन सबको जाने दो। राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मुंह से फूंक मारने लगता है, जिसके कारण हवा और भी तेज हो जाती है। नहीं, हम पर दया करो, हमें जाने दीजिए। और इसी बीच रविंदर का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके हाथ से पेड़ छूट जाता है, जिसके कारण वो उस काले छेद के अंदर चला जाता है। नहीं रविंद्र, नहीं। मल्ल को तो इस बात का यकीन ही नहीं होता कि उसके भाई की अब मौत हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे भाई। दुखी मत होइए सेनापति मल, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो होगा। शायद उन्हें कुछ भी ना हुआ हो। मल कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो अभी भी सदमे में है और बस रो रहा है। वहीं मल्ल थोड़ी देर शांत रहने के बाद मन में निर्णय लेता है कि वो भी उस काले छेद के अंदर जाएगा। मैं भी अपने भाई के पीछे जा रहा हूँ। नहीं सेनापति मल, एक वीर सेनापति को ये शोभा नहीं देता। नहीं, मैं अपने भाई के गम को नहीं भुला सकता। मैं भी अब जा रहा हूँ। नहीं। और मल्ल अपना हाथ छोड़ देता है, जिसके कारण वो भी उस काले छेद के अंदर चला जाता है। सबका यही होगा। अब क्या होगा करण? सब ईश्वर को याद करो। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं। हे देवी माँ, सहायता करो। सहायता करो ईश्वर, हमें शक्ति दो। रक्षा करो भगवान। सभी मित्र भगवान को याद कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें शक्ति मिलती है और वो कई घंटों तक वहां पर ऐसे ही रहते हैं। असंभव! इतनी शक्ति पहली बार देख रहा हूँ, वो भी तुम जैसे साधारण मनुष्यों में। बुलबुल देखती है कि उस राक्षस के पेट में कुछ लोहे के पदार्थ और वस्तु चिपके हुए हैं और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कुछ उपाय सूझता है। मुझे लगता है इस राक्षस के पेट में चुंबक है। यदि हम इसके सामने ढेर सारे लोहे की वस्तुएं रख दें तो इसकी मौत हो सकती है। वो कैसे?
ये उन लोहे की चीजों को आकर्षित करेगा और इसके पेट में ज्यादा लोहा जाने से इसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये होगा कैसे? तभी थोड़ी देर में राक्षस दूसरी तरफ से जादू से बड़े बड़े कांटे पैदा कर देता है। अब एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कांटे, पीछे छेद, आगे मैं, तुम कहीं नहीं जा सकते। आखिर में उनका हर तरफ से रास्ता बंद करके थक कर सो जाता है, जिससे हवा बंद हो जाती है। करण, अब क्या करें? हम आगे भी नहीं जा सकते, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं इस राक्षस ने। हाँ, क्या करें? वधिराज, आप रानू को बुलाइए, उनसे कहिएगा कि लोहे के बड़े बड़े कई सारे टुकड़े ले आए। ठीक है राजकुमारी जी। तो वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने मित्र रानू को बुलाता है। थोड़ी देर बाद रानू ढेर सारे लोहे के कुछ बड़े बड़े टुकड़े लेकर आ जाती है। जल्दी करो, इनको एक साथ रख दो। हाँ, अब इस राक्षस की खैर नहीं। तभी राक्षस उड़ जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है, सारे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े उसके पेट की तरफ खिंचकर चिपक जाते हैं, जिससे उस पर भार आने लगता है। अरे, मुझे क्या हो रहा है? ये क्या किया? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अब आ रहा है ना आनंद? राक्षस चिल्लाने लगता है और फिर से हवा चलने लगती है और सभी मित्र दोबारा पेड़ों से चिपक जाते हैं। तो क्या उनका ये तरीका काम करेगा? वो इस मुसीबत से निकल पाएंगे? देखिए अगले एपिसोड में।